नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। डीआईजी डीजीपी बनने वाले अफसरों से पीएम मोदी ने किया संवाद, देश भर के आईपीएस जुड़े ऑनलाइन। बारहवीं के परिणाम घोषित होने के बावजूद नहीं आया 65,000 बच्चों का रिजल्ट, 5 अगस्त तक करना होगा इंतजार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 2 बड़े अपराधी, 7 लाख का इनामी वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार। वहीं लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी पुलिस के शिकंजे में। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, फिलहाल बंद है लोहे के पुल पर आवाजाही। और मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को डीएमआरसी की तरफ से तोहफा, पूरी पिंक लाइन पर दौड़ेगी मेट्रो, नजफगढ़ से आगे भी कर सकेंगे सफर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2019 के आईपीएस प्रोबेशनर से ऑनलाइन संवाद किया, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक आईपीएस से रूबरू हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की लड़ाई में पुलिस कर्मियों के योगदान को भी उन्हें याद दिलाया। देखिए खास रिपोर्ट। पुलिसिंग को फ्यूचरिस्टिक और प्रभावी बनाने में सामूहिकता और संवेदनशीलता के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इस कोरोना काल में भी हमने देखा है कि पुलिस के साथियों ने किस तरह स्थितियों को संभालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिस कर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिस कर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी है। मैं इन सभी जवानों को, पुलिस साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और देश की तरफ से उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथियों, आज आपने, जब मैं आपसे बात करता था, तो बात करते हुए मैं एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। आजकल हम देखते हैं कि जहां जहां प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं बाढ़, कहीं चक्रवाती तूफान, कहीं भूस्खलन, तो हमारे एनडीआरएफ के साथी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां नजर आते हैं। आपदा के समय एनडीआरएफ का नाम सुनते ही लोगों में एक विश्वास जगता है। ये साख एनडीआरएफ ने अपने बेहतरीन काम से बनाई है। आज लोगों को ये भरोसा है कि आपदा के समय एनडीआरएफ के जवान हमें जान की बाजी लगाकर भी बचाएंगे। एनडीआरएफ में भी तो ज्यादातर पुलिस बस के जवान होते हैं, आपके ही साथी होते हैं, लेकिन क्या यही भावना, यही सम्मान समाज में पुलिस के लिए है? एनडीआरएफ में पुलिस के लोग हैं, एनडीआरएफ को सम्मान भी है, एनडीआरएफ में काम करने वाले पुलिस के जवान को भी सम्मान है, लेकिन समाज व्यवस्था में ऐसा है क्या? आखिर क्यों? इसका उत्तर आपको भी पता है। जनमानस में ये जो पुलिस का नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना काल की शुरुआत में महसूस किया गया था कि ये परसेप्शन थोड़ा बदला है, क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे थे, सोशल मीडिया में देख रहे थे, पुलिस के लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, भूखे को खिला रहे हैं, कहीं खाना पका करके गरीबों को पहुंचा रहे हैं, तो एक
समाज में पुलिस की तरफ देखने का, सोचने का वातावरण बदल रहा था। लेकिन अब फिर वही पुरानी स्थिति हो गई है। आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता, साख क्यों नहीं बढ़ती? साथियों, देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कई कई दिन तक आप घर नहीं जा पाते। त्योहारों में भी आप अक्सर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी सोच के बीच बरसों से चली आ रही पुलिस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपरा है, उसने आपका हर रोज आमना सामना होना ही होना है। सिस्टम आपको बदल देता है या आप सिस्टम को बदल देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। आपके इरादे कौन से हैं? किन आदर्शों से आप जुड़े हुए हैं? उन आदर्शों की परिपूर्ति के लिए कौन संकल्प लेकर के आप चल रहे हैं, वही मैटर करता है आपके व्यवहार के बाबत में। ये एक तरह से आपकी एक और परीक्षा होगी और मुझे भरोसा है आप इससे भी सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। साथियों, यहां जो हमारे पड़ोसी देश के युवा अफसर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वाले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साझेदारी बढ़ना तय है। विशेष रूप से आज जब क्राइम और क्रिमिनल सीमाओं से परे हैं, ऐसे में आपसी तालमेल और ज्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सरदार पटेल एकेडमी से इस एकेडमी में बिताए हुए आपके ये दिन आपके कैरियर, आपके नेशनल और सोशल कमिटमेंट और भारत के साथ मित्रता को प्रगाढ़ करने में भी मदद की। बीते दिनों सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी देश भर के करीब 65,000 बच्चों का रिजल्ट अटका हुआ है। ये रिजल्ट 5 अगस्त तक घोषित होने की पूरी उम्मीद है। आखिर किस वजह से इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आ पाया, देखिए खास रिपोर्ट। बीते दिन सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं का परिणाम घोषित किया, जिसके बाद दिल्ली रीजन के परिणामों में राजधानी में पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन अभी भी 65,000 से ज्यादा बच्चों का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन छात्रों का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट 5 अगस्त को आएगा। दरअसल स्कूलों की ओर से टेबुलेशन और मॉडरेशन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते छात्रों का परिणाम जारी नहीं किया गया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक
1060 स्कूलों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। स्कूलों की ओर से बोर्ड को रेफरेंस नंबर प्राप्त नहीं होने के कारण ऐसे छात्रों को देरी से परिणाम वाली श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई इस बार छात्रों को अलग अलग अंक और प्रमाण पत्र देने के बजाय संयुक्त अंक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके अलावा दिल्ली में सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट में आए उछाल के साथ ही मॉडरेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठने लगे हैं। शिक्षाविदों का कहना है कि बगैर परीक्षा के इतने बड़े पैमाने पर हुआ उलटफेर स्कूलों के लिए प्रदर्शन को सुधारने की एक कोशिश भी हो सकती है। इसी वजह से पिछले साल की तुलना में 10.59 और कोविड से पहले 2019 की परीक्षा से करीब 16% रिजल्ट में उछाल आया है, जिसका नतीजा वीवी के दाखिलों पर पड़ेगा। बता दें, कोविड महामारी के चलते इस बार 12वीं कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन 10वीं 11वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर किया गया है। 30% अंक 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर लिए गए हैं। अगले 30% अंक 11वीं कक्षा के और 40% अंक 12वीं कक्षा के यूनिट, मध्य टर्म और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली पुलिस अपराधियों को लेकर इन दिनों बेहद ही आक्रामक रुख में नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड काला जठेड़ी को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही उनकी सहयोगी मैडम मिंज को भी दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। कैसे पुलिस ने इन दोनों शातिर गुनहगारों को अपने कब्जे में लिया, देखिए पुलिस का पूरा प्लान और कैसे कई बड़े मामले इन दोनों की गिरफ्तारियों के बाद सुलझने की उम्मीद लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम है। बता दें, कुख्यात गैंगस्टर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। वहीं जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। काला जठेड़ी हाल ही में ओलंपिक विनर और अब हत्या के आरोपी रेसलर सुशील कुमार के साथ कनेक्शन की बात के चलते सुर्खियों में आया था। काला जठेड़ी के साथ साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी के साथ अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज को गिरफ्तार किया है। अनुराधा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के दौरान अनुराधा राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई थी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को अब तक देश के 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। उसके सिर पर लाखों रुपए का इनाम है। दिल्ली पुलिस उस पर मकोका लगा चुकी है। पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से काला जठेड़ी हर रोज जुर्म की नई इबारत लिख रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जल स्तर इन दिनों खतरे के निशान के करीब है। ऐसे में यमुना किनारे बसी बस्तियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए हमारे सहयोगी कमल कंसल की पुराने लोहे के पुल के पास से खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दिल्ली की यमुना में लगातार पानी जो है वो लगातार बढ़ने लगा है। हम इस वक्त यमुना पे खड़े हैं, आपको दिखाते हैं यमुना की तस्वीर। ये पुरानी दिल्ली का लोहा पुल है, जहाँ पर जो पुरानी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली को जोड़ता है। इसकी अगर यहाँ की तस्वीर दिखाएं तो जो यमुना है वहाँ पर जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो यमुना है उसकी जो पानी की जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। लगातार जो यमुना है वो खतरे के निशान के आसपास जो है वो बह रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो निचले इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी झुग्गी जो है वो बनाई हुई है, वहाँ पर भी पानी जो है वो पहुँच चुका है और लोग वहाँ से अपना सामान जो है वो निकाल कर जो है जो यमुना के ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो है पानी से गुजर रहे हैं।
हैं। लोगों ने अपनी यहाँ पर नाव भी रखी हुई है। नाव में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सामान लदा हुआ है और सामान वो अपनी झुग्गियों से ऊपरी इलाकों में जो है वो रख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो अब आपको तस्वीरें दिखाएं कि जो निचले इलाकों में लोग हैं उनकी झुग्गियों में जो सामान है वो ऊपर की तरफ पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अगर इन झुग्गियों की बात करें तो ये कल तक जो है वो यहाँ पर जो है पानी नहीं पहुँचाता, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के जो हथनी कुंड बैराज से जो है करीब 1.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से लगातार यमुना में जो है पानी लगातार बढ़ रहा है। और कहा जा रहा है कि 48 से 72 घंटे जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार पीछे से जो पानी आ रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है और लगातार यहाँ पर यमुना नदी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। आप तस्वीरों में साफ देखते हैं कि किस तरीके से यमुना की जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बहाव जो है काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी बात करें, ये जो लोहे का पुल है, यहाँ पर जब पानी बढ़ता है तो इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और जो रेलवे ट्रैक है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है इसको बंद नहीं किया। लेकिन एक तरफ से जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है और दूसरी तरफ से जो है वो चालू है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में प्रशासन जो है वो महत्वपूर्ण जो है कदम उठा सकता है, क्योंकि प्रशासन जो है लगातार जो है वो मुनादी भी कर रहा है कि जो निचले इलाकों में जो लोग हैं वो यहाँ से हट जाएं और ऊपरी इलाकों में जो प्रशासन लगातार हर साल की तरह बंदोबस्त करता है, बाहर रोड के आसपास जो है टेंट लगा दिए जाते हैं, वहाँ पर जो है रहने की अपील भी जो है प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में जो 48 से 72 घंटे जो हैं वो दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली मेट्रो पैसेंजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को और बढ़ाने जा रहा है। जी हां, पिंक लाइन यानी कि मयूर विहार त्रिलोकपुरी लाइन, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रे लाइन यानी कि नजफगढ़ ढांसा कॉरिडोर का परिचालन अब जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इन दोनों लाइनों पर बड़ी संख्या में पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। ऐसे में इस लाइन को एक्सटेंशन मिलने से लाखों यात्रियों को फायदा होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही दूसरी लाइनों पर बोझ कुछ हद तक कम होने की भी उम्मीद है। मेट्रो अपने यात्रियों का सफर आसान करने के लिए एक और खुशखबरी देने जा रहा है। दरअसल दिल्ली ही नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के शहरों को अगले सप्ताह डबल गिफ्ट मिलने जा रहा है। पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी, मयूर विहार पॉकेट 1 और ग्रे लाइन के नजफगढ़ ढांस बस स्टैंड कॉरिडोर पर अब अगले सप्ताह परिचालन शुरू होगा। ये दोनों नवनिर्मित कॉरिडोर परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इसी माह परिचालन की तैयारी की थी, लेकिन उद्घाटन की तारीख तय नहीं हो पाने के कारण अब तक परिचालन शुरू नहीं हो सका। अब इस बारे में डीएमआरसी का कहना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में दोनों कॉरिडोर का परिचालन शुरू हो जाएगा। बता दें कि मौजूदा समय में 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मयूर विहार पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इन दोनों कॉरिडोर के बीच 290 मीटर हिस्सा पहले जमीन विवाद के कारण नहीं बन पाया था। अब त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पॉकेट 1 के बीच कॉरिडोर तैयार हो चुका है। इस पर मेट्रो के ट्रायल के बाद मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त से परिचालन के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। इस पर परिचालन शुरू होने से शिव विहार से मजलिस पार्क तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा मौजूदा समय में ग्रे लाइन के 4.3 किलोमीटर हिस्से पर द्वारका से नजफगढ़ के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध है। नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड के बीच 1.18 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार है। इस कॉरिडोर पर भी परिचालन शुरू करने की स्वीकृति मिल चुकी है। इस कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने से द्वारका से ढांसा बस स्टैंड तक मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी। पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मयूर विहार पॉकेट 1 और त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू होने से दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो यात्रियों को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।